नमस्कार दोस्तों। एएम न्यूज की टीम देखिए आज आई है जोगेश्वरी वेस्ट के बहराम बाग, जहां पे हमारे एक बहुत ही काफी पुराने पॉलिटिशियन राज यादव जी हैं। उनसे आज हम जानते हैं कि उनका जो कैरियर है किस तरह से बढ़ा है, वो पॉलिटिशियन में किस तरह से आया है, उनका जन्म स्थान कहाँ है, उनके पूरे जीवनी के बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले राज यादव जी, नमस्कार आपको। बहुत बहुत नमस्कार आपका। राज यादव जी, हमारे दर्शकों को सबसे पहले आपकी जीवनी के बारे में बताइए कि आपका पूरा नाम क्या है, मुंबई में कहाँ रहते हैं और गांव में कहाँ रहते हैं। मैं आपके माध्यम से और आपके जितने भी आपके लोग हैं उनको मैं हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मेरा नाम एडवोकेट राज यादव है। मैं बहराम बाग इधर बहराम बाग में रहता हूँ और कॉलेज के ज़माने से मुझे राजनीति का बहुत ही शौक था। मैं भॉन्स कॉलेज में मैंने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट की है। भॉन्स कॉलेज का मैं जीएस रह चुका हूँ। उसके बाद मिठी बाई से मैंने लॉ किया है और मिठी बाई का भी जीएस रह चुका हूँ। पिछले कई सालों से राजनीति में हूँ मैं और भारतीय जनता पार्टी की सेवा करते आ रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग पोस्ट पे मैं रह चुका हूँ। सबसे पहले एबीवीपी में था, एबीवीपी के बाद युवा मोर्चा में था, युवा मोर्चा के बाद मैं बेसिक में हूँ। बेसिक का मंडल अध्यक्ष था वर्सोवा विधानसभा का। उसके बाद जिला का सचिव रह चुका हूँ, जिला का उपाध्यक्ष। यानी पिछले कई सालों से मैं राजनीति में हूँ और लोगों की सेवा करता आ रहा हूँ आपके माध्यम से। बेसिकली आप मुंबई से हैं कि आपका जन्म स्थान या गांव कहाँ पे है? देखिए, मेरी चौथी पीढ़ी है। मेरे दादाजी थे यहाँ पे, मेरे पिताजी हैं, अभी हम लोग हैं, हमारे बच्चे हैं। तो आप बोल सकते हैं कि हम मैं मुंबई का हूँ, लेकिन हमारा एक मूल गांव मऊ जिला में है। वहाँ पे एक घोसी तहसील हुआ करती है, वहीं से हूँ मैं बेसिकली। अब ये तो हो गया आपके जन्म स्थान और आपके बारे में विवरण। आपको राजनीति में रुचि कहाँ से आई और किस तरह से आप राजनीति में प्रवेश किए? देखिए, मुझे राजनीति का बोलते ना, मैं जब भॉन्स कॉलेज में पहली बार जब एडमिशन लिया 11वीं में, तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि हमको समाज के लिए कुछ करना चाहिए और समाज के करने के लिए हमें किसी न किसी का प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है। और उस प्लेटफॉर्म के लिए मैंने राजनीति को चुना और राजनीति में ही सबसे पहले मैं जब कॉलेज इलेक्शन हुआ करता था, तो मैं 11वीं का सीआर बना, मतलब कॉलेज का रिप्रेजेंटेटिव बना सीआर करके। उसके बाद धीरे धीरे हर साल मैं सीआर के रूप में ऐसा हुआ। उसके बाद मैं कॉलेज का जब लास्ट इलेक्शन हुआ तो वहाँ का मैं चेयरमैन बना, वहाँ का भॉन्स कॉलेज का स्टूडेंट का लोग वहाँ पे लोगों की मतलब बहुत लोग मुझे बहुत चाहते थे और उन्होंने मुझे निर्विरोध चुन के दिया। तो इस तरह से आपको राजनीति में रुचि होती है गई। तो मतलब एक कितने साल हो गए आपको राजनीति में प्रवेश हुए? देखिए, राजनीति मैंने बोला कि कॉलेज के जमाने से मुझे बहुत शौक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में पिछले 1819 सालों से मैं भारतीय जनता पार्टी की सेवा करता आ रहा हूँ। राजनीति में आप प्रवेश किए, उसके बाद राजनीति में प्रवेश करने के साथ साथ आपको सामाजिक कार्य भी होते हैं। जब आप सामाजिक कार्य करते हैं तभी आप राजनीति में प्रवेश कर सकते हैं, ये एक मुद्दा है। तो आपकी सामाजिक कार्य किस तरह से करते हैं और राजनीति को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, राजनीति के साथ में सामाजिक काम भी करता हूँ। सामाजिक काम तो मेरी खुद की एक संस्था है। उस संस्था के माध्यम से प्रताप चैरिटेबल ट्रस्ट और अंत्योदय सेवा केंद्र, उस ट्रस्ट के माध्यम से भी मैं लोगों की सेवा करता आ रहा हूँ। और राजनीति जरूरी नहीं कि राजनीति को राजनीति की दृष्टि से किया जाए, इसको सेवा के रूप में भी किया जा सकता है। और मैंने बहुत से लोगों को, जैसे लोगों को एडमिशन दिलाना आरटीआई के माध्यम से, और लोगों को जो स्कूल में फीस की वगैरह के लिए मदद करना और स्वास्थ्य के लिए मदद करना, जैसे उनको कई बीमार होते हैं, कुछ होता है, हमारी तरफ से जो भी है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की उसमें मदद करना। और समाज में अलग अलग तरह से जितने भी जो मतलब मैं कोई पार्टी वगैरह नहीं देखता हूँ समाज में, कोई भी पार्टी क्या है हमारे, मेरी तरफ से जो भी मेरे से होता है मैं हमेशा उनको तत्पर रहता हूँ करने के लिए। आज कहीं भी बीएमसी का चुनाव होने वाला रहता है या कोई भी चुनाव होने वाला रहता है, तो अभी आप मुंबई से हैं, मुंबई में बीएमसी का चुनाव होने वाला है, तो मुख्य रूप से आप क्या, अगर पार्टी आपको टिकट देगी तो आप बीएमसी के चुनाव में खड़े होंगे? देखो, पार्टी की सेवा मैं करता आ रहा हूँ, मैंने कहीं ऐसे लालसा नहीं रखी है, लेकिन अगर पार्टी मुझे कोई नई जिम्मेदारी देती है तो मैं उसके लिए हमेशा तैयार हूँ। और मतलब
जैसा आपने बोला कि मैं तो चुनाव लड़ने के लिए अगर पार्टी ने जिम्मेदारी देगी तो मैं मुझे मुझे मतलब निभाने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। आज आपके वार्ड में क्या लगता है कि बीजेपी की क्या परिस्थिति है यहाँ पे? अगर बीजेपी ने आपको टिकट दिया या फिर बीजेपी ने किसी और को कैंडिडेट को टिकट दिया, तो यहाँ पे क्या लगता है कि बीजेपी का कैंडिडेट चुन के आएगा? देखिए, जिस बार बीजेपी वर्सोवा विधानसभा में पिछले 10 साल से हमारी आमदार यहाँ पे हुआ करती थी, इस बार बैड लक हुआ कि इस बार 1500 वोट से हार गई। और मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का मुंबई में मेयर होगा। और वर्सोवा विधानसभा में जैसे पिछली बार 3 सीट थी, तो इस बार 4 से 5 सीट आने की पूरी उम्मीद है। बेसिकली आपके वार्ड कहाँ से कहाँ तक आता है और उसमें मूलभूत जो समस्याएं हैं वो क्या है? देखिए, हर वार्ड में अलग अलग समस्या है और प्रॉपर मैं एक वार्ड पकड़ के नहीं बैठा हूँ कि लेकिन हर वार्ड में अलग अलग समस्या है। जैसे हमारे वर्सोवा विधानसभा में 6 वार्ड आते हैं, 59 होता है, 60 है, 61 है, 62, 63, 64। 59 की समस्या जहाँ पे कोली समाज के लोग रहते हैं वहां पे समस्या अलग है। 60 में लोखंडवाला अंधेरी लोखंडवाला है, वहाँ की समस्या लोग अलग है। 61 में बहराम्बा करके उसकी समस्या अलग है। 62 में हमारा जोगेश्वरी का एसबी रोड का पट्टा है तो उसकी समस्या अलग है। 63 का समस्या अलग है। लेकिन एक प्रॉपर समस्या जो कि कॉमन समस्या में आपको मैं बताना चाहता हूँ, कुछ समस्या कॉमन समस्या ये है कि ट्रैफिक की बहुत समस्या है यहाँ पे। और ट्रैफिक की वजह से ही लोग काफी परेशान हुआ करते हैं, क्योंकि उसका वजह ये है कि यहाँ पे रोड का काम चल रहा है और यहाँ पे जो कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उसकी वजह से समस्या काफी है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी, हमारे मुंबई के अध्यक्ष और हमारे अमित साटम जी और देवेंद्र फडणवीस जी इस पे विशेष ध्यान दे रहे हैं। कल ही हमारी मीटिंग हुई, उन्होंने हमसे कुछ मुद्दे लिख के लिए हैं और उस पे वो पर्सनली मुंबई के कमिश्नर से इस बात पे चर्चा करेंगे। लेकिन आप कहीं भी बीएमसी चुनाव में जाते हैं तो 3 चीजें इस समय खास है: पानी, गटर, गली। उसके साथ साथ इस समय एक नई समस्या निजात हुई है एसआरए से संबंधित, क्योंकि एसआरए से रिलेटेड जहां पे झोपड़पट्टी रहती है, जहां भी बिल्डर दखल दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, तो झोपड़पट्टी तो टूट जा रही है लेकिन बिल्डिंग बनाने में बहुत टाइम लग रहा है। तो इन तीनों समस्याओं को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, आपने जो सवाल किया कि एसआरए की समस्या, तो मानता हूं कि एसआरए की समस्या बहुत ही जटिल समस्या है और इसीलिए हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र जी ने आपको शायद 2-3 दिन पहले एक नया जीआर निकाला है। जीआर ये है कि जो भी बिल्डर एसआरए या रीडेवलपमेंट करेगा वो सबसे पहले अपनी प्रॉपर्टी के बारे में उसको डिटेल देगा। और प्रॉपर्टी जब डिटेल देगा और उसके बारे में वहां पर करेगा, तो बहुत लोग क्या करते हैं, बिल्डर लोग, कि प्रॉपर्टी दूसरे के नाम पे करते हैं और बाद में हाथ ऊपर कर लेते हैं ताकि बाद में कोई कानूनी कार्रवाई हो तो बोलेंगे हमारा तो कुछ नहीं है। लेकिन इस बार हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने ये कानून निकाला है कि आपको पहले पूरा डिटेल देना पड़ेगा, ताकि आने वाले दिनों में अगर बिल्डर कुछ आनाकानी करते हैं, कुछ परेशान करते हैं लोगों को, तो उनकी प्रॉपर्टी से और लोगों को मतलब उनको हक मिले। जगह जगह पे गटर से संबंधित है, नाले बराबर नहीं साफ हो। मैंने 2-3 जगह आपके वार्ड में लोगों से समस्याएं सुनी, तो उनका यही कहना है कि जो कचड़े हैं वो बराबर नहीं साफ होते हैं, रोड्स बराबर नहीं साफ होते हैं और जगह जगह पे जो ये स्लम्स में जो ये नए बने हैं, अपना गली बनी है, वो बराबर नहीं है। तो इनको किस तरह से आप देखते हैं और किस तरह से दूर करेंगे? देखिए, पिछले 2.5-3 साल से इलेक्शन नहीं हुए हैं और जो एक नगर सेवक का जो पावर हुआ करता है वो पावर कम हो गया है, मतलब इतना नहीं होना चाहिए। फिर भी कुछ वार्डों में जो हमारे यहाँ पे जो नगर सेवक है, हमारे जो पार्टी के नगर सेवक है, उन्होंने भरपूर कोशिश की है करने के लिए। जैसे गटर की समस्या है और पानी की समस्या है, स्वच्छता की समस्या है, उसमें भरसक कोशिश की है बीएमसी के जरिए और मुंबई महानगर पालिका के जरिए। और वहां पे उन्होंने मतलब जहां जहां भी कंप्लेन आया है वहां पे उन्होंने पूरी कोशिश की है कि उसका समाधान उसका निकाला जा सके और उन्होंने करके भी लिया है। लेकिन कुछ जगह ऐसा है जहां पे नहीं हुआ है, उसके लिए हमने बीएमसी में कई जगह हमने पत्र भी लिखे हैं। उसको आगे वाले 2-4-10 दिन में वो समस्या पूरी दूर हो जाएगी। आप
ये तो समस्या से रिलेटेड, अगर समझिए आपको गवर्नमेंट बीएमसी का एक बोलते हैं ना, आपको नगर सेवक के रूप में चुन लिया जाए, तो आप सबसे पहले किस समस्याओं को देखेंगे और किस तरह से सॉल्व करेंगे? देखिए, सबसे पहले जो श्रम में और सबसे पहले समस्या रहती है, मूलभूत समस्या रहता है शौचालय का, पानी का, गटर का। ये सबसे पहले मेरा ये ध्येय रहेगा कि सबसे पहले मैं लोगों को घर घर पानी पहुंचा सकूं, उनकी मूलभूत सुविधा दे सकूं, और शौचालय जो क्लीन हाइजेनिक हो, मतलब स्वच्छ हो, स्वच्छ, ताकि वहां पे लोगों को कोई बीमारी ना हो। और उसके बाद में एक अच्छा सा एक्सेस हो लोगों, जैसे बिल्डिंग्स में जैसे हर गली का साफ सुथरा हो, जितना स्वच्छता पे विशेष ध्यान दिया हुआ, और लोगों की जो मूलभूत सुविधा है उस पर विशेष मेरा ध्यान रहेगा। ये तो हो गई बात आपसे रिलेटेड। अब आप जानते हैं कि पार्टी से रिलेटेड है, आपके यहाँ पार्टी में एक बहुत बड़ा इस समय मुद्दा चल रहा है, अमित साटम जी और असलम शेख जी के लिए। तो इन दोनों जन का जो मुद्दा है मूलभूत, इसको आप किस तरह से देखते हैं? और इस पे बहुत से आंदोलन जगह जगह पे हो रहे हैं, कल भी हुए, परसों भी हुए। तो आपका क्या कहना है ऐसे ऐसे चीजों को लेके, कि क्या जो अमित साटम जी ने असलम शेख के ऊपर इल्जाम लगाए, ये सही है? देखिए, मुंबई अध्यक्ष है हमारे, और पार्टी का जो निर्णय रहता है हम सड़कों पे रहता है हमारे। और जिस तरह से असलम शेख ने माननीय हमारे मंत्री और उप पालक मंत्री जो मंगल प्रभात दौड़ा जी के ऊपर जो इल्जाम लगाया है, वो सरासर गलत है। और जिस तरह से अमित साटम जी ने बोला है पाकिस्तान की औलाद, बिल्कुल सही बोला है। वहां पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या को बसाने का काम मालोनी में असलम शेख ने किया है। मालोनी पैटर्न का काम कर रहे हैं, और जिस तरह से वहां पे लोगों को सह दे रहे हैं, बांग्लादेशियों को, रोहिंग्या को। और बिल्कुल ही मंगल प्रभात लोढ़ा जी ने जो मुद्दा उठाया, बहुत ही अच्छा मुद्दा है, और पार्टी और हम कार्यकर्ता हमेशा उनके साथ में और हमेशा साथ में रहेंगे। क्योंकि जिस तरह से एसआईआर जो निकला है, पार्टी ने जो निकाला है एसआईआर करके, वो बिल्कुल एसआईआर में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि जिस तरह से बांग्लादेशी, रोहिंग्या, बाहरी लोग, घुसपैठी लोग हैं, उनको बाहर निकालकर, और हमको हमारे जो समाज है और हमारा जो भारत है, उनको एक अच्छे लोग यहाँ पे रहे, और घुसपैठियों को हमको यहाँ से बाहर निकालना है। मीन्स आज जो भी हो रहा है जगह जगह पे, समझिए बंगाल में भी एसआरआई लागू हुआ है, तो आधे से ज्यादा लोग मेरे ख्याल से बॉर्डर पे आ गए हैं। और यहाँ पे भी मैंने सुना है कि समुद्र वहां पे नजदीक होने की वजह से काफी आते हैं। आप लोगों का जिस हिसाब से कहना है, तो किस बेसिस पे एक कहा जाता है, ये कुछ आप उस पे? देखिए, एसआईआर तो करीब करीब हर स्टेट में लागू हो चुका है। और घुसपैठियों, जिस तरह से आप यहीं पे नहीं, आप अन्य देशों में भी जाके देख लीजिए कि वहां पर लोगों को, जो घुसपैठिया है, उनको वहां पे रहने का कोई हक नहीं है। ठीक है, आप आते हैं, घूम फिर के चले जाते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पे आप परमानेंट बस जाएंगे, और यहाँ पे हमारे जो भारत का जो यहाँ पे जो नागरिक बन के यहाँ पे आप हमेशा के लिए रह जाते हैं, उसके लिए बहुत गलत है। ये विशेष ध्यान इनका सबसे पहला कर्तव्य होता है वहां के जनप्रतिनिधि को, उनको विशेष ध्यान देना पड़ता है जनप्रतिनिधि को। और खास करके जिस तरह से असलम शेख ने जो मालोनी में बांग्लादेश और रोहिंग्या को बसाने का काम किया है अपने वोटर बैंक के लिए, उस वोटर बैंक को देखते हुए, ताकि मैं हमेशा जीतता रहूं, उस वोटर बैंक को देखते हुए उन्होंने जो हमारे हिंदुस्तान, हमारे मुंबई के लोगों को जो उनका हक छीना जा रहा है, हक इसके लिए छीना जा रहा है कि अगर ये लोग कम होंगे तो ऑटोमेटिक हमारे जो ओरिजिनल यहाँ पे मुंबई के लोग हैं उनको हक ज्यादा मिलेगा। तो ये यहाँ पे घुसपैठियों को हमको निकाल के यहाँ से बाहर फेंकना है। और ये मुद्दा जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे मंगल प्रभात लोढ़ा जी, अमित साटम ने जो उठाया है, बहुत ही अच्छा मुद्दा है। और हम कार्यकर्ता उसके लिए हमेशा कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। हम जरूरत पड़ेगा तो हम हमेशा उनको तत्पर रहेंगे, हमेशा उनके ऑर्डर के लिए, कि जो करना पड़े हम लोग करने के लिए तैयार है। काफी कांग्रेस के लोग अमित साटम जी के घर के पास आंदोलन किए, जेल भी गए। वर्षा ताई थी, मनोज यादव थे, और उनके साथ अखिलेश यादव जी भी थे। काफी लोग इसके लिए जेल जाने के लिए तैयार हैं, और लगातार अमित साटम जी के घर के बाहर धरने हो रहे हैं। तो इस पे क्या कहना है आप लोग का?
देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैं खुद वहां पे मौजूद था। परसों की बात है कि वहां पे अमित साटम जी का जब ये स्टेटमेंट जो इन्होंने दिया है, मंगल पर्वत तोड़ा है, कि हमारे अमित साटम जी ने बोला है कि इन्होंने जो किया गलत है, इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उसी को विरोध में ये यूथ कांग्रेस, जो कांग्रेस यूथ विंग है, वो वहां पे गए हैं। मैं खुद वहां पे मौजूद था। लेकिन ये सरासर गलत है। आप खुद बता सकते हैं कि आपके घर में अगर कोई घुसपैठिया आके बैठ जाए तो आपको कैसा लगेगा। तो मैं वही मुद्दा है कि मैं आप लोग से, जो कांग्रेसी, उनसे भी यही बोलना चाहता हूं आपके माध्यम से, कि आपके घर में अगर कोई आके बैठ जाएगा तो आपको कैसा लगेगा। इसके लिए आप भी इस पे विशेष ध्यान दिए, इस पे सपोर्ट नहीं करिए, और रोहिंग्या जो घुसपैठिए उनको बाहर निकाल के फेंकिए। ये तो हो गए अब बहुत सी अलग अलग तरह की बातें। अब आप अपने जो भी बीएमसी चुनाव में वोटिंग करने आएंगे उन लोगों से खास अपील क्या करना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे यही अपील करना चाहूंगा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का महापौर लेके आइए। पिछले 20-25 सालों से जो उबाटा सरकार, जो उनकी यहाँ पे जो सरकार रह चुकी है बीएमसी में 25 सालों से, जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, जिस तरह से आपने देखा होगा कि अभी भाई साहब ने बोला कि यहाँ पे गली नाले गटर जो नहीं बन रहे हैं, किस तरह से आप देख सकते हैं कि पिछले 25 सालों से जो फंड आ रहा है लोगों को, वो लोगों का फंड तो काम करने की दूर बात, वो लोगों के मतलब नगर सेवक, जो उबाटा के नगर सेवक, उनके जेल में जा रहा है। तो मैं यही चाहूंगा कि जो मुंबई भारतीय, जो अपना मुंबई का जो मतलब जो डेमोग्राफी है और यहाँ के जो लोग हैं, उनकी मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए। और यहाँ पर जो भी जो फंड दिया जाता है काम करने के लिए, वो काम विशेष करके यहाँ पे काम हो। और मुंबई जिस तरह से एक फॉरेन में इसका नाम है, हर जगह देश प्रदेश में इसका नाम है, और मुंबई वाकई में एक मुंबई होना चाहिए कि अपनी मुंबई, हरित मुंबई, स्वच्छ मुंबई। यादव जी जो कि खास करके मऊ से आते हैं और मूल निवासी अभी अपने आप को मुंबई के मानते हैं, उनका कहना है कि अगर पार्टी इनको बीएमसी चुनाव के लिए टिकट देती है तो बीएमसी चुनाव लड़ेंगे और जनता के लिए अपने तन मन और धन से सेवा के लिए तत्पर रहेंगे, और साथ में कहीं भी पार्टी का कोई भी कार्य रहेगा उसके लिए बढ़ चढ़ के आगे आएंगे और उनके लिए हमेशा अपने आप को न्यौछावर करते रहेंगे। मैं कन्हैया लाल यादव, एक्शन मुंबई। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।